पिछले साल गल्फ के सोवरेन वेल्थ फंड्स ने $82 बिलियन के इन्वेस्टमेंट किए थे। गोल क्या है सऊदी अरेबिया का? गोल है सऊदी अरेबिया के कि ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करे और फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को बनाए। स्पोर्ट्स अब गल्फ के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक सॉफ्ट पावर का हथियार बन गया है। कतर ने, आपने सुना होगा, पेरिस सेंट जर्मन PSG फुटबॉल क्लब खरीद लिया था। अबू धाबी के पास मैनचेस्टर सिटी है। सऊदी अरेबिया है या फिर ये जो गल्फ कंट्रीज है, ये ई स्पोर्ट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। और आप देखिए सऊदी अरेबिया की कितनी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट ई स्पोर्ट्स के अंदर हुई है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, मई के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली स्टेट विजिट की थी मिडिल ईस्ट के देशों में, कुछ वैसे ही जैसे उन्होंने अपनी पहली प्रेसिडेंसी के टर्म के दौरान किया था। लेकिन इस बार का उनका पहला स्टॉप था सऊदी अरेबिया। ये विजिट सऊदी अरेबिया के लिए काफी सिंबॉलिक भी थी और काफी इंपॉर्टेंट भी थी, स्पेशली उनके क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए, जिनके लिए उनकी इंटरनेशनल इमेज को बनाना उनकी पहली प्रायोरिटी है। लेकिन ट्रंप का एजेंडा क्लियर था। वो चाहते थे कि मिडिल ईस्ट के सबसे रिचेस्ट कंट्रीज जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स या फिर कतर, अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट करें। क्यों? क्योंकि ये डील्स अमेरिका के लिए इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक दोनों लेवल के ऊपर फायदेमंद होती हैं। और जैसे ही ये ट्रिप खत्म हुई, ट्रंप ने पब्लिकली अनाउंस किया कि हम $1 ट्रिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट जो है वो सिक्योर कर रहे हैं, जिसमें से $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो था वो कंफर्म था। बाकी का $400 बिलियन ट्रंप ने हंसी में कह दिया था कि फ्रेंड्स के बीच में इतना हिसाब नहीं होता है। ये एक इनफॉर्मल अंदाज था उनके लिए, डिप्लोमेसी का और उनकी दोस्ती के लिए भी और उनकी डील्स करने के लिए भी। लेकिन एक बात तो पक्की थी, गल्फ कंट्रीज के पास पैसों की कभी भी बिल्कुल भी कमी नहीं रही है। यानी कि वो दशकों से इतना ज्यादा ऑयल बेचकर, इतना ज्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करके मैसिव वेल्थ को सिक्योर कर चुके हैं। आज के टाइम में वो अपने उस वेल्थ को इन्वेस्ट करने के लिए लगे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये जितने भी इन्वेस्टमेंट गल्फ कंट्रीज करती हैं वो होती है थ्रू समथिंग कॉल्ड सोवरेन वेल्थ फंड। अब ये सोवरेन वेल्थ फंड नाम की क्या चीज होती है? ये बेसिकली ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जो किसी कंट्रीज की गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, और इनमें पैसा आता है नेचुरल रिसोर्सेज बेचकर, जैसे कि ऑयल को बेचकर या फिर गैस को बेचकर। ये फंड्स काफी सीक्रेटिव होते हैं और समझने में थोड़े कंफ्यूजिंग भी होते हैं, लेकिन इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है गवर्नमेंट की पावर और फॉरेन पॉलिसी से। आज ये सोवरेन वेल्थ फंड दुनिया में अलग अलग सेक्टर्स के अंदर बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं, जो आम आदमी की डेली लाइफ के ऊपर भी काफी ज्यादा असर डालता है। आम आदमी की डेली लाइफ को भी ये टच करने का काम करते हैं। एक एग्जांपल है स्पोर्ट्स, चाहे ओलंपिक्स हो, फीफा वर्ल्ड कप हो, फॉर्मूला 1 रेसिंग हो, ये सब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि एक नेशनल प्राइड का सोर्स भी है। गल्फ कंट्रीज को समझ आ गया है कि ऑयल पर उनका हमेशा डिपेंडेंसी जो है वो नहीं रह पाएगी, या फिर ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट रहना उनके लिए सेफ नहीं है फ्यूचर के लिए। तो अब वो चाहते हैं कि उनकी इकोनॉमी भी डाइवर्सिफाई हो जाए और लोगों के इमोशंस को टच करने के लिए भी अब एक स्पोर्ट्स जो है वो पावरफुल टूल बन चुका है। तो अब असली सवाल ये है, ये गल्फ कंट्रीज के सोवरेन वेल्थ फंड दुनिया भर में क्या इंपैक्ट डाल रहे हैं, और क्या ये आपकी लाइफ को भी चुपके से इन्फ्लुएंस करने का काम कर रहे हैं? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस पूरे इशू को समझने की कोशिश करते हैं। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम और डिटेल में समझेंगे, ये सोवरेन वेल्थ फंड का पैसा दुनिया के कई सेक्टर्स में, कई इंडस्ट्रीज में क्वाइटली, चुपके चुपके से इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब अगर आप दुनिया के टॉप सोवरेन वेल्थ फंड को देखें तो आपको हैरानी होगी कि आधे से ज्यादा टॉप सोवरेन वेल्थ फंड जो है वो गल्फ कंट्रीज के पास ही है, जैसे कि कतर, सऊदी अरेबिया, कुवैत, UAE, ये सभी देश जो है वो टॉप लिस्ट के अंदर आएंगे। अगर हम अबू धाबी के फंड की बात करें तो अबू धाबी का फंड जो है उसका नाम है ADIA, यानी कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। अकेला एक सिटी या अकेली एक अथॉरिटी के पास $1 ट्रिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट है। $1 ट्रिलियन से ज्यादा का पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप सोचिए, एक ही कंपनी इतने ज्यादा एसेट्स कैसे हैंडल कर रही है, या फिर एक ही शहर का फंड इतना बड़ा कैसे हो गया कि दुनिया की मोस्ट पावरफुल इन्वेस्टर में उनको गिनना शुरू हो गया। पहले के इसके बाद आता है चाइना। देखिए, चाइना भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना के पास भी बड़ा बड़ा सोवरेन वेल्थ फंड मौजूद है, वो भी स्टेट बैक्ड है, यानी कि सरकार जो है चाइना की वो उन इन्वेस्टमेंट को या उन फंड्स को मनाने का काम करती है। लेकिन दोस्तों, चाइनीज फंड्स का फोकस थोड़ा अलग होता है। ये मोस्टली चाइना के नेशनल गोल्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर कनेक्टेड है या उसके ऊपर सेंटर्ड होते हैं। अब ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, शायद आपको पता हो, अगर नहीं भी पता हो चलो एक लाइन में, 2 लाइन में आपको समझा देता हूं। ये एक मैसिव ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें चाइना एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका जैसे रीजन्स में रेलवे, पोर्ट्स और हाईवेज बना रहा है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, पेरू में चाइना एक बड़ा पोर्ट डेवलप कर रहा है ताकि
साउथ अमेरिका से एशिया के साथ जो ट्रेड है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो सके। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपको लग सकता है कि गल्फ या चाइना टॉप पर ही होंगे, सबसे ज्यादा बड़ा सोवरेन फंड उनका ही होगा, लेकिन दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जो सोवरेन वेल्थ फंड है वो चाइना के पास नहीं है, वो है, आपको नाम सुनकर हैरानी होगी, नॉर्वे नाम की जो कंट्री है उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा सोवरेन वेल्थ फंड मौजूद है, जिसकी पहले कीमत जो थी वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी, लेकिन अब ये कीमत बढ़कर 1.7 ट्रिलियन डॉलर के एसेट को मैनेज करने का काम कर रहे हैं। लेकिन गल्फ के फंड्स थोड़े अलग तरीके से काम करते हैं और काफी ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट भी ये गल्फ के फंड जो है वो करते हैं। पिछले साल गल्फ के सोवरेन वेल्थ फंड्स ने 82 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट किए थे, जो दुनिया के टोटल सोवरेन वेल्थ फंड की इन्वेस्टमेंट का 60% था। और अगर हम पूरे गल्फ रीजन के सोवरेन वेल्थ फंड्स को मिला दें तो इनके पास टोटल मिलाकर लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के सोवरेन वेल्थ फंड मौजूद हैं। आप सोचिए, जितनी भी कंट्रीज के सोवरेन वेल्थ फंड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ज्यादातर कंट्रीज जो है उसमें गल्फ कंट्रीज होंगी, और गल्फ कंट्रीज टोटली 4 ट्रिलियन डॉलर के सोवरेन वेल्थ फंड को मैनेज कर रही हैं। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है, ये पैसा आया कहां से? ये पैसा उन्हीं ऑयल और गैस के रिसोर्सेज से आया है जो प्री हिस्टोरिक समय के दौरान समुद्री जीवों के बाद जो ऑयल बना था, आपको पूरी कहानी पता होगी, उसी ऑयल को बेच बेचकर इन गल्फ कंट्रीज ने 1950s के आसपास जब उन्होंने ड्रिलिंग करना शुरू किया तब से ये पैसा इकट्ठा करना शुरू कर लिया। उस टाइम ऑयल से इतना ज्यादा पैसा ये कमाने लगे कि इन कंट्रीज के पास उस पैसे को खर्चने के लिए ऑप्शंस ही नहीं थे। तो उन्होंने एक स्मार्ट मूव किया, उन्होंने सोवरेन वेल्थ फंड बनाए जहां वो अपने एक्स्ट्रा पैसे को सेफली इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अब सीन चेंज हो रहा है। पिछले 10 सालों में क्लीन एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो गई है, और अब गल्फ कंट्रीज के सामने एक नया चैलेंज खड़ा हो गया है। जैसे अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो उनकी इकोनॉमी का मेजर पार्ट जो है वो अभी भी ऑयल रेवेन्यू से ही आता है, लेकिन ऑयल रेवेन्यू के ऊपर डिपेंड रहना सऊदी अरेबिया के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। देखो अब एक इंटरेस्टिंग विजुअल समझते हैं, एक इंटरेस्टिंग चार्ट को हम समझते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक ग्रीन लाइन दिखाई देगी और साथ में इस चार्ट में आपको एक ब्लैक लाइन भी दिखाई देगी। ग्रीन लाइन ये बताती है कि सऊदी अरेबिया को अपने खर्चे बैलेंस करने के लिए ऑयल प्राइसेस पर बैरल जो होती है उसकी कितनी कीमत होनी चाहिए, 2012 के बाद का ये डाटा है। और जो ब्लैक लाइन है वो दिखाती है कि एक्चुअल ऑयल प्राइसेस कितने थे, और आप देख सकते हैं कि 2014 के बाद जो एक्चुअल ऑयल प्राइसेस थे वो हमेशा कम ही रहे हैं जितने सऊदी अरेबिया को अपने खर्चे को चलाने के लिए जरूरत थी। इसका सिंपल मतलब यह है कि सऊदी अरेबिया की इनकम उसके एक्सपेंसेस से कम होने लगी है। तो अब सवाल यह है आगे कैसे सरवाइव करे जब ऑयल की इनकम काफी नहीं है अपने देश को सरवाइव करने के लिए। इस क्राइसिस के बैकग्राउंड में एक नया विजन जो है वो सऊदी अरेबिया लेकर आया था जिसका नाम था विजन 2030। इसे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पर्सनली लीड कर रहे हैं। ये प्लान एक तरीके का इकोनॉमिक मेकओवर है। गोल क्या है सऊदी अरेबिया का? गोल है सऊदी अरेबिया के ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी को कम करे और फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट को बनाए, जैसे कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ई गेमिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, स्पोर्ट्स हो गया उसमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल्स, टूरिज्म, इन सब सेक्टर्स के अंदर। और इस विजन को ग्राउंड पे लाने का काम कौन कर रहा है? गल्फ के सोवरेन वेल्थ फंड जो है वो इस पूरे के पूरे विजन को ग्राउंड पर लेकर आने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों ये फंड सिर्फ पैसिव इन्वेस्टर नहीं होते हैं, ये एक्टिवली गल्फ कंट्रीज को ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनाने में लगे हुए हैं। सोचो एक बार, आप जिस एयरलाइन से ट्रेवल करते हो उसमें भी गल्फ का पैसा लगा हुआ है, जिन 5 स्टार होटल्स में आप लोग रुकते हो उसमें भी गल्फ का पैसा लगा हुआ है, जहां आपका डाटा क्लाउड में जाकर स्टोर होता है वहां पर भी गल्फ का पैसा लगा हुआ है। ये पैसा साइलेंटली दुनिया की बैकबोन सिस्टम्स में घुस गया है और हमें पता ही नहीं चला। पर फिर भी गल्फ रीजन अभी भी वेस्टर्न दुनिया के लिए जो है वो मिसअंडरस्टूड है। देखो जब कतर के अंदर 2022 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था या उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया था तो उन्होंने सिर्फ फुटबॉल को प्रमोट नहीं किया था, उन्होंने अपने अरेबिक कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपनी वैल्यूज को डेलिबरेटली दुनिया के सामने लाने का काम किया था और एक क्लियर मैसेज दिया गया था, हम सिर्फ ऑयल रिच लोग नहीं हैं, हम एक मॉडर्न, प्राउड और कल्चरल पावर बनने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए स्पोर्ट्स अब गल्फ के लिए सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक सॉफ्ट पावर का हथियार बन गया है। लास्ट 10 से 15 सालों में गल्फ के सोवरेन वेल्थ फंड ने स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में $10 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का काम किया है। आप यहां भी देख सकते हैं, ये सऊदी अरेबिया से रिलेटेड एक चार्ट है, वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के लिए कितना काम कर रहे हैं। कितने ही इकोनॉमिक सिटीज या साइंस सिटीज जो है या लॉजिस्टिक सिटीज जो है वो सऊदी अरेबिया बना रहा है ताकि अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जा सके। साथ में दोस्तों
चाहे फुटबॉल क्लब्स हो, फॉर्मूला 1 रेसेस हो, गोल्फ टूर्नामेंट हो, गल्फ का पैसा जो है वो हर जगह ही लगा हुआ है। चलो एक बार नजर डाल लेते हैं इन सब चीजों के ऊपर, लीडिंग गल्फ कंट्रीज पर जिनके बारे में अभी तक हम बात कर चुके हैं। बाय 2025 ये कंट्री जिनका भी हमने नाम लिया जो गल्फ के अंदर सिचुएटेड है, ये कंट्रीज फॉर्मूला 1, गोल्फ, एनबीए, एनएचएल, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, फुटबॉल और इन सब के टीवी राइट्स तक में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर चुकी हैं। और अब तक हमने एक एलिफेंट इन दी रूम तो डिस्कस ही नहीं किया, यानी सबसे बड़ी और इंपैक्टफुल बात तो ये है कि जो अब ये कंट्रीज है वो आगे आएंगे और ये कंट्रीज जो है वो ई स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगी या कर रही हैं। ई स्पोर्ट्स के ऊपर हम एंड में जाकर बात करेंगे, थोड़ा सस्पेंस भी बना रहना चाहिए, पर लेकिन चले थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं कि ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे शुरू हुई। ये कहानी की शुरुआत हुई थी 2002 में, जब पहली बार मिडिल ईस्टर्न सोवरेन वेल्थ फंड ने स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की थी लीबियन इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने, जिन्होंने इटली के फुटबॉल क्लब जिसका नाम था जुवेंटुस उसमें पैसा लगाया था। और उसके बाद तो ये ट्रेंड जो था वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला गया और हर साल इन्वेस्टमेंट जो थी वो बढ़ती हुई चली गई। कतर ने आपने सुना होगा पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी फुटबॉल क्लब खरीद लिया था। अबू धाबी के पास मैनचेस्टर सिटी है और सऊदी अरेबिया के पास पीआईएफ जो है वो उसको ओन करता है। सऊदी अरेबिया का एक जो सोवरेन वेल्थ फंड जिसका नाम है पीआईएफ, वो न्यूकासल यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को भी ओन करता है। और ये डील सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, फाइनेंशियल रिटर्न्स भी इनकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों साथ में आप इस चार्ट को भी देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इन स्पोर्ट्स, सऊदी अरेबिया ने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया, कतर ने कितना किया, बहरीन ने कितना किया, गोल्फ हो गया, एनबीए हो गया, फॉर्मूला 1 हो गया, एनएचएल, मिक्स मार्शल आर्ट, फुटबॉल, टीवी राइट्स, हर जगह इनका पैसा लगा हुआ है। और एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो 2023-24 के सीजन में मैनचेस्टर सिटी जो थी, मैनचेस्टर सिटी और पीएसजी फुटबॉल क्लब जो थे वो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले क्लब्स के अंदर सेकंड और थर्ड पोजीशन के ऊपर भी आए थे। सिर्फ रियल मैड्रिड जो था वो उनसे आगे था। पहले ऐसा लगता था कि अमेरिकन स्पोर्ट्स जो थे वो गल्फ के लिए इंटरेस्ट का आइडिया नहीं थे, लेकिन अब ये भी बदल चुका है। कतर ने अब अमेरिकन लीग्स में भी हैवी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है और ये छोटी मोटी डील्स नहीं है, हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स जो है वो चल रही है और यहाँ पर बिजनेस किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और लेयर है, ये गेम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, बार बार गल्फ कंट्रीज सॉफ्ट पावर, ब्रांडिंग और ग्लोबल इमेज बिल्डिंग के ऊपर फोकस कर रही हैं। सोचो एक बार, कल आपको पता चले कि आपका फेवरेट फुटबॉल क्लब जिसकी जर्सी आप बचपन से पहन रहे हो, जिसको आप बचपन से सपोर्ट कर रहे हो, उसका नया मालिक जो है वो कोई गल्फ कंट्री बन चुका है, जो नाम आपने पहली बार जिंदगी के अंदर सुना होगा। आपका इंटरेस्ट तुरंत होगा उस कंट्री के बारे में जानने के लिए और आप उस गूगल पर जाओगे, आप उस देश के बारे में सर्च करोगे, वहां की पॉलिटिक्स, वहां का कल्चर, वहां की इकोनॉमी के बारे में आप जानने लगते हो। यही तो होती है सॉफ्ट पावर, यही तो होती है सॉफ्ट पावर की असली ताकत। इन गल्फ कंट्रीज के पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये भी है कि ये इन्वेस्टमेंट उनके लिए दुनिया को अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने का जबरदस्त तरीका भी बन चुका है। आज आप एमिरेट्स, इतिहाद जैसे नाम हर जगह देखते हो और अब सऊदी अरेबिया भी अमेरिका में या यूरोप में कई सारी सिटीज के अंदर अपने जो प्रचार है वो कर रहा है, अपने फुटबॉल के माध्यम से, अपने स्पोर्ट्स के माध्यम से। वैसे ही ये सॉफ्ट पावर का गेम मिडिल ईस्ट के लिए नया नहीं था। सऊदी अरेबिया हो गया या जितनी भी गल्फ कंट्रीज होगी, ये दूसरी कंट्रीज को डोनेशन भी देती हैं, दूसरी कंट्रीज को एड भी देती हैं। आपको पता होगा इजिप्ट हो गया, टर्की, पाकिस्तान, जॉर्डन, ये सब कंट्रीज जो है वो इन गल्फ कंट्री से पैसा लेती हैं। और कई बार ये पैसा जो होता है वो सिर्फ इकोनॉमिक हेल्प नहीं होता है, बल्कि अपने इन्फ्लुएंस को बनाने के लिए भी दिया जाता है। लेकिन जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों, उतना ही बड़ा क्रिटिसिज्म भी किसी भी कंट्री को फेस करना पड़ सकता है। जैसे कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप आपको शायद याद होगा, वहां पर एक कल्चरल डिबेट भी शुरू हो गई थी कि पहले तो कतर ने यह बोल दिया था कि अल्कोहल जो है हम फुटबॉल स्टेडियम्स के अंदर सर्व करेंगे, पर एट द एंड फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने से 2 दिन पहले ही उन्होंने अपनी सारी की सारी अल्कोहल सर्विंग की जो परमिशन थी उनको रोक दिया था। साथ में ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं, लड़का और लड़की को साथ नहीं रुकना है, एलजीबीटी की कम्युनिटी जो थी उनको एकदम साथ नहीं आना है, ये सब उन्होंने बाद में रिस्ट्रिक्शंस लगाने का काम किया था। और लोगों ने बोला कि मिडिल ईस्ट के कंट्रीज स्पोर्ट्स के थ्रू अपनी इमेज क्लीन दिखाना चाहती हैं, लेकिन इसके थ्रू जो वो करना चाह रही हैं इतना इजी नहीं है, क्योंकि उनका कल्चर जो है वो इतना ज्यादा जो है आप अलो नहीं करेगा। उनका कल्चर थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव है, थोड़ा कंजर्वेटिव है। और अगर ये कल्चर को एकदम से चेंज करने की कोशिश की जाएगी और फुटबॉल को या किसी भी स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस करके अपनी कंट्री के अंदर बड़े बड़े स्टेडियम्स के अंदर मैच ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे, जहां पर यूरोपियन या अमेरिकन मैच देखने के लिए आएंगे, तो वो अपने तरीके से वहां पर मैच देखना प्रेफर करेंगे, ना कि इन छोटी कंट्रीज के तरीके से। भले इनके पास पैसा बहुत है, बट स्टिल हम मानते हैं, हम जानते हैं कि ये कंट्रीज अभी भी थोड़ी कंजर्वेटिव विचारों को रखती हैं।
और इस पूरे प्रोसेस से स्पोर्ट्स को प्रमोट करके वो स्पोर्ट्स वॉशिंग करना चाहती हैं। मतलब असली इश्यू जैसे कि माइग्रेंट वर्कर के राइट्स हो गए, विमेन के राइट हो गए, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के राइट हो गए, एनवायरमेंटल कंसर्न्स हो गए, इन सबको वो चाहते हैं कि लोग भूल जाएं और अपने शाइनिंग स्टेडियम्स और इवेंट्स के अंदर लोग आए और उनकी तारीफ करते रहे। लेकिन कुछ लोग ये भी पूछते हैं, जब ये कंट्रीज वेस्टर्न वर्ल्ड में इन्वेस्ट कर रही हैं तो क्या धीरे धीरे वेस्टर्न वैल्यूज के करीब भी आ रही हैं? इतनी जल्दी तो नहीं आ रही हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। शॉर्ट टर्म में हम ये कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रॉफिट जो है वो कमाने के लिए काफी ज्यादा अच्छा इनके लिए ये मकसद है, वो अपने स्पोर्ट्स के इन्वेस्टमेंट से काफी पैसा कमा भी रहे हैं। और कुछ साल बाद हमको एक्चुअली पता भी लग जाएगा कि इन सारे स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करने के बाद इन गल्फ कंट्रीज ने कितना पैसा कमाया। और साथ में दोस्तों, अगर हम बात करें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर के इन्वेस्टमेंट की, तो अब सऊदी अरेबिया ने भी अपने स्टेडियम्स को बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में कई $100 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। याद होगा वो आपको चार्ट जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में देखे थे, अब उसका नेक्स्ट लेवल सऊदी अरेबिया के अंदर शुरू हो चुका है। और साथ में दोस्तों, अब तक हमने स्पोर्ट्स, टूरिज्म, सॉफ्ट पावर सब कुछ डिस्कस कर लिया, पर एक चीज हमने अभी तक डिस्कस नहीं की, जो कि है ई स्पोर्ट्स। अब जो ये सऊदी अरेबिया है या फिर ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये ई स्पोर्ट्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रही है। और आप देखिए सऊदी अरेबिया की कितनी ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट ई स्पोर्ट्स के अंदर हुई है, क्योंकि ई स्पोर्ट्स आने वाले देश का, आने वाले समय का फ्यूचर माना जा रहा है। और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो ई स्पोर्ट्स की तरफ आज की डेट में अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। और सऊदी अरेबिया ने पिछले कुछ सालों में $20 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट ई स्पोर्ट्स के अंदर किया है। और 2030 तक वो अपनी इस इन्वेस्टमेंट को $40 बिलियन तक लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और रियाद जो है, सऊदी अरेबिया जो है, 2025 में ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप भी ऑर्गेनाइज करेगा, जहां पर दुनिया भर के हजारों लोग, लाखों लोग आएंगे वहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए। और वहां पर जो टीम जीतेगी उसे भी मिलियंस ऑफ डॉलर के इनाम भी दिए जाएंगे। और अब आप समझ गए होंगे दोस्तों, इन सभी चीजों को डिस्कस करने के बाद के आने वाले फ्यूचर का सबसे बड़ा पैसे का सोर्स कहां पर होने वाला है। और इसी पैसे को इन्वेस्ट करके, स्पोर्ट्स में इसमें इन्वेस्ट करके, ई स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करके, स्टेडियम्स में इन्वेस्ट करके, फुटबॉल टीम्स खरीद कर, ये सभी गल्फ कंट्रीज इनडायरेक्टली हमारे सबके जीवन को इन्फ्लुएंस करने की तैयारी कर रही हैं। और इसी तरीके से ये फ्यूचर में दुनिया को लीड करने का प्रोग्राम भी बना रही हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।